वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं MSOE 003 का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस क्लिफोर्ड ग्रीट्स अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। अब जो क्लिफोर्ड ग्रीट्स थे वो एक प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया स्टडी ऑफ रिलीजन में। उनकी जो अप्रोच थी रिलीजन को अंडरस्टैंड करने में वो किसके ऊपर थी? सिंबॉलिक मीनिंग वो प्रोवाइड करते थे, राइट। अकॉर्डिंग टू ग्रीट्स रिलीजन ना कि एक सेट ऑफ बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस है बट एक कॉम्प्लेक्स कल्चरल सिस्टम है जो कि मीनिंग और सिग्निफिकेंस देता है लोगों की लाइफ्स को। ग्रीट्स ने ये देखा कि जो रिलीजन है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो कि इंस्पायर करता है जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स को ताकि वो देख सके बियॉन्ड थियोलॉजी एंड डॉक्ट्राइन, ताकि वो कल्चरल एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ रिलीजन के थ्रू जा सके। ग्रीट्स की जो अप्रोच थी रिलीजन को अंडरस्टैंड करने की, उन्होंने देखा, उनका जो एम्फेसिस था वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था और सिंबॉलिक मीनिंग जो लोग अपने डे टू डे लाइफ में डालते हैं उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या हाईलाइट उन्होंने किया। क्लिफोर्ड ग्रीट्स ने एम्फेसाइज किया कि कितनी इंपॉर्टेंस है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिलीजन। वो बिलीव करते थे कि जो रिलीजन है वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिंबॉलिक मीनिंग वो समझा नहीं जा सकता, और पर्टिकुलर कल्चर में तो सिंबॉलिक मीनिंग हर एक चीज़ के अलग हो सकते हैं। अब हम आगे थ्रू एग्जाम्पल देखेंगे इस चीज़ के बारे में। ग्रीट्स ने ये भी आर्ग्यू किया कि रिलीजन है वो एक इंडिविजुअल बिलीफ या रिचुअल प्रैक्टिस का नहीं है बट इट इज कॉम्प्लेक्स सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना जिसके थ्रू पीपल्स की जो आइडेंटिटी है, वैल्यूज है, वो सारी चीज़ें शेप होती हैं। उनकी एक कल्चरलिस्ट अप्रोच थी रिलीजन को अंडरस्टैंड करने में जिसने कि हेल्प किया उनकी स्टडी को ब्रॉडन करने में बियॉन्ड नैरो फोकस ऑन थियोलॉजी एंड डॉक्ट्राइन। उनके व्यू में जो रिलीजन है वो एक सिंबॉलिक सिस्टम है जो कि पीपल यूज करते हैं ताकि वो जो उनका वर्ल्ड अराउंड देम है उनको उसको इंटरप्रेट करने में, राइट। हमने बात की थी लाइफ एक्सपीरियंसेस की, तो उस चीज़ के ऊपर उनका मेजर फोकस था। अब ग्रीट्स की जो अप्रोच थी रिलीजन को अंडरस्टैंड करने में वो किसके ऊपर एम्फेसिस करती थी? इंटरप्रेटिंग रिलीजियस सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि उनके कल्चर में थी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर वो सारी चीज़ें थी। वो बिलीव करते थे कि जो रिलीजियस सिंबल्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस में वो इस तरीके से बसे हुए हैं कि वो उनका इंटर रिलेटेड पार्ट बन जाते हैं। इसलिए मीनिंग ऑफ रिलीजियस सिंबल्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब ग्रीट की जो अप्रोच थी इन ऑर्डर टू स्टडी रिलीजन वो बेस्ड थी सिंबॉलिक सिस्टम पे जिसका पीपल यूज करते हैं ताकि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके, जो उनके अराउंड जो वर्ल्ड है फंक्शनिंग है उस चीज़ को समझ सके। अब ग्रीट्स के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस सिंबल्स थे वो ना कि साइंस थे बट वो उनको पावरफुल टूल्स की तरह देखते थे ताकि वो जिसके थ्रू वो अपने कल्चरल मीनिंग्स शेप करते थे और एक्सप्रेस करते थे। इसलिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर एनालाइज इट सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही। अब ग्रीट्स ने ये भी बिलीव करते थे कि जो भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो शेप करता है रिलीजियस सिंबल्स को, उसी के अंदर उनको अंडरस्टैंड और यूज करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेम सिंबल या रिचुअल डिफरेंट मीनिंग हो सकता है उनके डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। कैसे? क्योंकि देखो हम कोई भी एक सिंबल है एक पर्टिकुलर रिलीजन में वो सिंबल डिफरेंट हो सकता है लेकिन इन अनदर रिलीजन दैट कैन हैव अ टोटली डिफरेंट मीनिंग। अब ये जो रिलीजियस सिंबल और रिचुअल थे बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाते हैं एक ब्रॉडर कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उनको देखना। अब ग्रीट्स की जो अप्रोच थी रिलीजन को स्टडी करनी वो किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रेटिंग रिलीजन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस। अब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही तो मीनिंग अटैच कर रहे हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से रिलीजन को स्टडी करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ग्रीट्स। उन्होंने बिलीव किया कि जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको अपने ओन प्री कंसेप्शन से जजमेंट नहीं डालनी चाहिए ऑन रिलीजन एंड बिलीव्स बट उनको उनके थ्रू देखना चाहिए जो उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जो उन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं वो उसका मीनिंग क्या जानते हैं, वो उनको कौन सा मीनिंग अटैच करते हैं। तो ग्रीट्स के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी और उसको हम क्या कहते हैं? एमिक एनालिसिस, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपनी ओन कल्चरल बायसेस या अप्रोच को रिलीजन में नहीं लेके आता है बट उनके पर्सपेक्टिव से देखता है जो पीपल उनको प्रैक्टिस करते हैं। ग्रीट्स ने ये कॉन्सेप्ट भी प्रपोज किया थिक डिस्क्रिप्शन का। उसमें क्या था? जो उनकी बुक थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, उसमें थिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस डिस्क्राइब करना, हर एक छोटी से छोटी चीज़ डिटेल में डालना, राइट। उनके कल्चरल सिंबल्स को पकड़ना। तो थिक डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं भाई? जो डिटेल एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इंटरप्रिटेशन होती है किसी भी कल्चरल फिनोमेना की, हर एक छोटी से छोटी डिटेल उसमें मेंशन करनी। अब ग्रीट्स के अकॉर्डिंग कल्चरल सिंबल्स हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, मतलब कि उनको अलग से करके नहीं पढ़ सकते। जो भी सिंबल्स होते हैं हम उनको चीज़ों से अटैच करके, राइट, किसी भी एक स्टोरी से अटैच करके ही तो हम जब उनको एनालाइज करेंगे तभी तो उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में या फिर हिस्टोरिकल सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस में हम देखेंगे तभी तो उनका जो मेन मीनिंग है बिहाइंड इट वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम जब रिलीजन की बात करते हैं थिक डिस्क्रिप्शन की, तो ये इन्वॉल्व करता है एनालाइज करना जो मीनिंग और सिग्निफिकेंस है उसकी सोसाइटी में एंड देन फिर उन रिलीजियस सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में शो करना। फॉर एग्जाम्पल जब ग्रीट्स ने स्टडी की थी बेलिनीज कॉकफाइट तो उन्होंने क्या देखा था कि कल्चरल सिंबल है जो रिफ्लेक्ट करता है सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशंस विद इन बेलिनीज सोसाइटी। उन्होंने आर्ग्यू किया जो कॉकफाइट है वो सिंपल ये नहीं है कि भाई दो मुर्गे एक दूसरे से
लड़ रहे हैं, वो एक सिंपल कॉक फाइट नहीं है, बट इट इज अ सिंपल एनिमल कॉन्सेप्ट बट ए कॉम्प्लेक्स कल्चरल फिनोमेना, राइट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है बेलिनीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर, स्टेटस एंड मैस्कुलिनिटी। ओके, तो वो एक सिंपल कॉक फाइट नहीं है। अगर कोई बाहर का इंडिविजुअल देखेगा उसको तो ये लगेगा अरे ये तो नॉर्मल सा गेम है जो दो मुर्गे एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, बट नहीं, इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन दैट, इट इज अबाउट पावर, स्टेटस एंड मैस्कुलिनिटी। ओके, अब जब हम डिटेल में बात करते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में ऑफ कल्चरल सिंबल, तो ग्रेट्स ने आर्ग्यू किया कि जो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट है वो गेन करते हैं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल दे स्टडीड। अब थिक डिस्क्रिप्शन उसी को एम्फेसाइज करता है कि उन कल्चरल सिंबल्स को इंटरप्रेट करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो जो सिंपल चीज़ें उनको सिर्फ एक मतलब कि उसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको एक सिंपल तरीके से या फिर उनको बेसिक चीज़ों में रिड्यूस करके या फिर उनके एक्सप्लेनेशन को इग्नोर ना कर सकें, ताकि वो उन सिंबल्स को, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को, रिचनेस को इंपॉर्टेंस दे सके। सो दैट इज वाई थिक डिस्क्रिप्शंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ग्रीड का एक बहुत फेमस वर्क है बेलिनीज कॉक फाइट, जिसके बारे में हमने बात किया। ये जो स्टडी थी इन्होंने आर्ग्यू किया कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बेलिनीज कल्चर और सोसाइटी को एट डिफरेंट लेवल्स। अब ये जो वेरियस लेवल्स थी वो क्या थी, एक तो जो लेवल आ जाती है कॉक फाइट एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पॉपुलर गैमलिंग एक्टिविटी अमंग द बेलिनीज, बट ग्रीड ने आर्ग्यू किया कि डीपर सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है इसकी। क्या सिग्निफिकेंस है कि ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल हायरार्की इन बेलिनीज सोसाइटी। अब जो भी विन या लूज करता है कॉक फाइट को, वो एक सोशल स्टेटस ऑफ पावर होता है ओनर का, जो विनिंग कॉक के साथ होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है रेदर देन द लूजिंग कॉक, है ना। इसलिए जो कॉक फाइट है वो सर्व करता है कि जो बेलिनीज मैन है वो compete करते हैं स्टेटस और प्रेस्टीज के लिए, भाई जिसका जो मुर्गा जीत गया उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू और इंपॉर्टेंस सोसाइटी में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको थिक डिस्क्रिप्शन और ग्रीड्स की आइज से देखें तो, राइट। अब जो ग्रीड्स ने बात बोली वो बात बहुत ज्यादा मतलब कि वैलिड है यहाँ पे। वो सिंपल कॉक फाइट नहीं है, अगर कोई आउटसाइडर उसको देखेगा उसको लगेगा हाँ हम दो मुर्गे लड़ रहे हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट थिक डिस्क्रिप्शन तो उन्होंने बताया कि वो कॉक फाइट सिंपल नहीं है, इट इज़ अ वे कि मैन compete कर रहे फॉर देयर स्टेटस एंड प्रेस्टीज। अब जब हम ज़्यादा इसमें डीप में जाते हैं तो ब्रीड्स ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो कॉक फाइट है वो एक सिंबल है बेलिनीज मैस्कुलिनिटी का, कि जो रूस्टर्स हैं, जो कॉक्स हैं, है ना, वो उनको ट्रेन करते हैं फाइट करने के लिए, और ये वो देखते हैं कि जो मेल स्ट्रेंथ और एग्रेशन और कॉम्पिटिटिवनेस है वो जो अपनी वो उस रूस्टर्स के अंदर डाल देते हैं, उन कॉक्स के अंदर डाल देते हैं। अब ग्रीड्स ने ये चीज़ एनालाइज की, जो बेलिनीज कॉक फाइट है वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी है, वो डीपली सीटेड जो कल्चरल एटीट्यूड्स और बिलीफ्स है वो उस सोसाइटी के बारे में बताते हैं। अब ये जो कॉक फाइट है वो एक सिर्फ गेम नहीं है, बट वो एक ऐसा सिंबल है जिसके थ्रू वैल्यूज और बिलीफ्स शो करते हैं ऑफ बेलिनीज कल्चर। ग्रीड्स की जो स्टडी है वो ये भी शो करता है कि ये सिंबल कैसे मल्टीपल लेयर्स हैं इनकी, क्या क्या डिफरेंट मीनिंग्स अटैच होते हैं एक सिंपल सिंगल कल्चरल प्रैक्टिस से, और वो डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट की जाती है बाय डिफरेंट पीपल। ग्रीड्स की जो ये अप्रोच थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन की, उनकी जो इन्फ्लुएंशियल बुक थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, उसमें उन्होंने क्या प्रेस भी किया और क्रिटिसाइज भी किया जो स्कॉलर्स हैं इस फील्ड में। एक तो उन्होंने ये देखा कि जो कल्चरल इंटरप्रिटेशन है और जो थिक डिस्क्रिप्शन है उसको एक वैल्यूएबल अप्रोच देखा जाने लग रहा था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स, राइट। और दूसरी तरफ जो सोशल स्कॉलर्स थे जिन्होंने ग्रीड्स को क्रिटिसाइज किया, जब उन्होंने मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या अदर फैक्टर्स जब उन्होंने इग्नोर किए, तो उस जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस जो कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस को शेप करते हैं, नॉट जस्ट कि ग्रीड्स की थोड़ी बहुत ज़्यादा वी कैन से कि हर एक डायमेंशन पे वो करेक्ट भी नहीं है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इग्नोर भी किए एज सेड बाय अदर स्कॉलर्स। एक जो मेन क्रिटिसिज्म है ग्रीड्स अप्रोच का वो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर दिया कल्चरल इंटरप्रिटेशन पे, और जिसकी वजह से उन्होंने जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया जो ग्रीड्स है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, और वो मटीरियल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। एडिशनली सबने ये भी एडिशनली कुछ ने ये भी क्रिटिसाइज किया जो ग्रीड के अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है विद द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड डज नॉट पे इनफ अटेंशन टू द मटीरियल कंडीशन दैट शेप रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब कि वो ज़्यादातर मीनिंग में ही अटैच्ड है ना, राइट, क्योंकि वो मीनिंगफुल चीज़ें ही देख रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे कोई मीनिंग अटैच नहीं होता लेकिन फिर भी वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को शेप करते हैं। लेकिन इन क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जो ग्रीड्स का जो वर्क है वो आज भी इंपॉर्टेंट है, आवर वर्क आज भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू स्टडी रिलीजन। अब जो उन्होंने एम्फोसिस किया था कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर डिस्क्रिप्शन पे वो आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
ये अंडरस्टैंड करने में कि जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स हैं वो कैसे शेप करते हैं सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। अब उनकी जो अप्रोच है, उन्होंने काफ़ी स्कॉलर्स को इंक्रेज किया था कि वो क्लोजर अटेंशन दे सके रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स को, जो कि एम्बॉडीड एंड परफॉर्म्ड है, रेदर देन उनको बेसिकली लाइक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में देखना, बट उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग में भी जाना। अब जो ग्रीड की जो अप्रोच थी वो इस लिमिटेशंस के बिना तो आ नहीं सकती, कोई भी अप्रोच कंप्लीटली राइट नहीं होती है, कंप्लीटली कंप्लीट नहीं होती है, तो उनके में भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो रह गए थे। अब ये काफ़ी सारी जो अप्रोच है इसकी जो स्टडी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ से काफ़ी सारे स्कॉलर ने इसको आगे कंटिन्यू या आगे कंप्लीट करने की भी ट्राई की है। अब लास्ट में जो एट द एंड मैंने कंक्लूड किया आंसर, जो कि अप्रोच थी ग्रीड्स की अप्रोच, वो कैसे एक वैल्यूएबल अप्रोच थी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस। मैंने ये सारा मतलब कि ये भी बताया भाई, कुछ स्कॉलर्स ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ने उनके अप्रोच को बहुत ज़्यादा राइट भी माना है ना, और हाईलाइट भी किया उसको। अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में मैंने वो सेम चीज़ लिखी है ना, राइट। कंक्लूजन में तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आंसर में लगे वो सारे मेंशन कर देने चाहिए, एंड योर कंक्लूजन लाइक शुड बी ऑफ 1 to 2 गुड पैरास, तो ये होना चाहिए। और उन्होंने कैसे इंपॉर्टेंस दी थी कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन को, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई थी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ डिटेल एंड कंसेप्चुअलाइज्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट वर डन बाय द इंडिविजुअल ऑन अ डेली बेसिस। तो ये थी हमारा आज का असाइनमेंट। अब हमारे MSOE 003 भी कंप्लीट हो चुका है विद दिस लास्ट आंसर। नाउ आई विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कैन कम इन द एग्जाम। पहले मैं वो शेयर करूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार एग्जाम में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वन टॉपिक एवरी डे, ताकि हम इजीली अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। ओके, टिल देन डू कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड डू सबमिट them on time. Till then, do like, share and subscribe my channel, and bye bye, take care.